हेलो एवरीवन, मैं हूँ गुलजार और स्वागत है आपका भारत द लर्निंग स्पॉट हिंदी में। तो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 4 शुरू किया था, ठीक है। तो उसका हम सबसे पहला वाला टॉपिक देखेंगे इस वीडियो में, जिसका नाम है उपनिवेशवाद का युग। ठीक है, ये उपनिवेशवाद क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे और हम थोड़ा सा ब्रीफ देखेंगे कि कैसे किस तरीके से यूरोपियंस ने अलग अलग देशों पर, अलग अलग एरियाज पर उन्होंने कंट्रोल किया। ठीक है, तो पहले देखो कि पिछले चैप्टर में हमने जो मराठाओं वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा था, उसमें हमने देखा कि मराठों ने मुगल साम्राज्य को बहुत ज़्यादा दुर्बल यानी कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया था। ठीक है, लेकिन 19वीं शताब्दी के आरंभ में वे खुद जो है वो ब्रिटिश सेना से पराजित हो जाते हैं। हमने देखा था कि 1818 में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है और इसमें मराठा जो है वो हार जाते हैं। ठीक है, हालांकि भारत के ब्रिटिश साम्राज्य की मुकुटमणि बनने का कारण केवल सैन्य अभियान ही नहीं था। मतलब क्या है इसका कि जो भारत है वो ब्रिटिश साम्राज्य की मुकुटमणि जो बना था, मुकुटमणि मतलब उनके मुकुट में, उनके क्राउन में एक मणि टाइप से था भारत। हम कह सकते हैं एक डायमंड के रूप में था भारत। ठीक है, तो मुकुटमणि बनने की वजह क्या थी? सिर्फ सैन्य अभियान नहीं था, मतलब अंग्रेजों ने सिर्फ युद्ध वगैरह करके भारत को नहीं जीता था। उन्होंने व्यापार किया, पहले धीरे धीरे उन्होंने भारत के राजाओं से संधियां की। ठीक है, फूट डालो राज करो की नीति उन्होंने अपनाई थी और जो भारतीय राजा थे उनके आपस में जो दुश्मनी थी उस चीज़ का इन्होंने फ़ायदा उठाया और धीरे धीरे करके इन्होंने पूरे भारत पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया। ठीक है, तो सिर्फ सैन्य अभियान ही नहीं था एक कारण, और वास्तव में भारत ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे विशाल उपनिवेश था, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य जो है ना, इसने और भी कई सारे देशों पर अपना अधिकार किया था, जैसे कि कनाडा वगैरह, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के कई सारे देश। तो उनमें सबसे बड़ी जो उपनिवेश था, सबसे बड़ा जो उपनिवेश था वो भारत था। ठीक है, अब देखो उपनिवेश क्या होता है। पहले देखो उपनिवेशवाद का युग जो है वो शुरू होता है अंग्रेज़ों के टाइम से, लेकिन ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और पुराना है। ठीक है, तो इस प्रसंग पर, मतलब इस टॉपिक पर हम पहुंचने से पहले हमें कालावधि में यानी कि टाइम में थोड़ा पीछे जाकर उपनिवेशवाद के स्वरूप पर विचार करना होगा कि ये उपनिवेशवाद होता क्या था। ठीक है, तो इसकी सामान्य परिभाषा क्या है ये आपको याद करनी है। उपनिवेशवाद की परिभाषा कि जब एक देश किसी अन्य प्रदेश पर, प्रदेश मतलब कोई भी क्षेत्र, कोई भी एरिया, ठीक है, और ये एरिया कोई बड़ा एरिया भी हो सकता है, कोई देश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर देश की जगह प्रदेश इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो जब एक देश किसी दूसरे प्रदेश पर अधिकार करके वहाँ पर अपनी बस्तियाँ स्थापित करता है, मतलब सेटलमेंट, वहाँ पर जाकर ये लोग रहने लगते हैं, वहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल करने लगते हैं, वो चीज़ है, और अपना राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तंत्र वहाँ पे आरोपित करते हैं। राजनीतिक तंत्र मतलब कि शासन व्यवस्था जो है, ठीक है, जैसे इन्होंने जो है वो भारत में, ये जो यूरोप वाले हैं, ठीक है, यूरोप जो है वो इधर है और भारत है इधर की तरफ ईस्ट में। ठीक है, तो यूरोपियंस ने या जो अंग्रेज थे, इन्होंने जब भारत पे कब्जा किया तो भारत में किस तरीके से शासन चलेगा वो ये डिसाइड करेंगे। ठीक है, अपने जैसा शासन ही यहाँ पे चलाएंगे, ये क्लियर हुआ। ये इनका राजनीतिक तंत्र यहाँ पे आरोपित करना हो गया। फिर ये जो आर्थिक तंत्र है उसमें क्या है कि व्यापार और जो धन की व्यवस्था है वो सब यही देखेंगे, व्यापार यहाँ से किस तरीके से होगा, कैसे नहीं होगा, वो सब ये लोग डिसाइड करेंगे। सांस्कृतिक तंत्र की बात करें तो जैसे कि इनकी भाषा, इनकी एजुकेशन, इनके रीति रिवाज, इनका धर्म, ये सब ये आरोपित करते हैं, मतलब कि ज़बरदस्ती ये लागू करते हैं जहाँ पर इन्होंने कब्जा किया है, जहाँ पे इन्होंने अपनी बस्तियाँ बसाई हैं। ठीक है, तो वही है उपनिवेशवाद। मतलब कि एक देश क्या कर रहा है, दूसरी जगह पे जाके कब्जा कर रहा है, वहाँ पर अपने लोगों को रहने के लिए भेज रहा है, वहाँ पर कानून वगैरह खुद बनाएगा, शिक्षा व्यवस्था खुद देखेगा, सारे फैसले खुद लेंगे, कानून बनाएंगे। ठीक है, शासन व्यवस्था देखेंगे, आर्थिक चीज़ें भी खुद ही देखेंगे, वहाँ के पैसे का इस्तेमाल वो लोग अपने लिए करेंगे, अपने धर्म का, अपनी भाषा का, अपने रहन सहन को उन लोगों पर वो थोपेंगे। ठीक है, वही चीज़ है उपनिवेशवाद। और ये घटना कोई नई घटना नहीं है, मतलब ये यूरोपियों के समय की घटना नहीं है, ये उससे पहले भी देखी गई है। कब? कि ये जो उपनिवेशवाद की परंपरा है ये प्रथम सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व के महान साम्राज्यों के काल तक पहुंचती है।
अब ये टाइम, इसको आप समझने की कोशिश करो। सहस्त्राब्दी होता है 1000 सालों का टाइम, ठीक है, वहीं लिख लो इसके ऊपर ही इस तरीके से बुक में, और इसकी फुल फॉर्म लिखो साइड में, यहाँ पे अंडरलाइन करके साइड में इसकी फुल फॉर्म लिख लो, सामान्य संवत, और ये पू से है तुम्हारा पूर्व, ठीक है। जो सामान्य संवत पूर्व है, मैंने चैप्टर 2 जब पढ़ाया था आपको तो टाइमलाइन समझाई थी ना, उसमें क्या दिखाया था कि हमने हिस्ट्री में एक समय मान लिया है जो कि 0 है, और 0 से आगे का जो समय है वो हम ईस्वी में देखते हैं, ठीक है। इसी ईस्वी को हम बोलते हैं तुम्हारा सामान्य संवत भी बोलते हैं, ठीक है। ये सामान्य संवत हो जाएगा शॉर्ट में। और 0 से पहले का जो समय है उसको हम बिफोर कॉमन एरा या सामान्य संवत पूर्व बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं पूरा लिख दे रही हूँ, सामान्य संवत पूर्व या साधारण युग पूर्व भी बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा BCE, और ये वाला जो टाइम होता है वो CE यानी कि कॉमन एरा साधारण युग, और ये बिफोर कॉमन एरा यानी कि साधारण युग पूर्व। तो हम जो ईसवी और ईसा पूर्व जो यूज़ करते हैं उसमें ईसा वर्ड आता है, मतलब ईसा मसीह का नाम आता है, तो वो एक धार्मिक पर्सपेक्टिव हो जाता है। इसीलिए NCERT ने क्या किया है, इस तरीके के टर्म डाले हैं, सामान्य संवत पूर्व और सामान्य संवत वाले। इसमें जो है ये धर्म से न्यूट्रल रहकर है, मतलब कोई धार्मिक बात यहाँ पर नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर धर्म को हमने जो है वो 0 मान लिया और उसके हिसाब से हम हिस्ट्री के टाइम की गणना कर रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाती है फिर। तो सामान्य संवत पूर्व जो है वो साइड में लिख लो, वहीं पर बिफोर कॉमन एरा लिख लो इंग्लिश में BCE, ताकि याद रहे आपको। और जो CE वाला टाइम है वो कॉमन एरा है, ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, सामान्य संवत बोलते हैं इधर वाले को, ठीक है। तो ये 1000 सामान्य संवत पूर्व, मतलब हम 1000 BCE की बात कर रहे हैं, मतलब इधर वाले टाइम की बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन कर दूँ और दोबारा से आपको थोड़ा समझाऊँ, ठीक है। इधर की तरफ हम 1000 साल पीछे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से जब आगे जाते हैं तो टाइम प्लस में होता जाता है, जैसे कि 1 साल, 2 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल, उसी तरीके से करते करते आज हम 2026 में जी रहे हैं, तो वो यहीं से जो है वो गिना जा रहा है। लेकिन इस 0 के पहले जो टाइम लिया जाएगा वो है BCE में लिया जाएगा, यानी कि सामान्य संवत पूर्व में लिया जाएगा। समझ गए इस बात को? तो ये जो उपनिवेशवाद की परंपरा है ये पहली सहस्राब्दी सामान्य संवत पूर्व के महान साम्राज्यों के काल तक पहुंचती है। मतलब इस समय पर ये जो 1000 BCE का जो टाइम पीरियड है, उस समय पर जो अलग अलग साम्राज्य रहे पूरे विश्व में, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो फारस का साम्राज्य रहा, ठीक है, और रोमन साम्राज्य रहा। तो इन सभी ने क्या किया, अलग अलग क्षेत्रों पर कब्जा किया और उपनिवेशवाद को इस्टेब्लिश किया। तो ये कहानी यहाँ तक 1000 साल तो 0 से हो गए। अगर हम पूरा टोटल टाइम गिने तो देखो 2026 साल इधर के और 1000 साल इधर के, मतलब टोटल कितने हो गए, 3026 साल। या हम ये बोल सकते हैं कि लगभग 3000 साल पहले से ये उपनिवेशवाद का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और जो यूरोपियंस ने फिर ये जो कब्जा करना शुरू किया ये बहुत ज़्यादा और तेज़ी से होने लगा, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रथम सहस्त्राब्दी सामान्य संवत में ईसाई और इस्लामी धर्मों के प्रसार के साथ साथ, मतलब इस टाइम पीरियड में अब हम कहाँ पे आ गए हैं, अब हम 0 से आगे आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये 1000 सामान्य संवत पूर्व था, अब यहाँ से 0 से आगे हम 1000 सामान्य संवत में आ चुके हैं। मतलब टोटल कितने टाइम हो गया, 1000 ये प्लस 1000 ये, टोटल 2000 सालों का टाइम हो गया, ठीक है। तो अब हम इस की बात कर रहे हैं। तो प्रथम सहस्त्राब्दी सामान्य संवत में क्या हो रहा था, जो ईसाई धर्म था, जो इस्लाम धर्म था, वो उनका काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा था, ठीक है। तो ये इस प्रचार प्रसार के साथ साथ जिन क्षेत्रों को नए धर्मों में परिवर्तित किया जा रहा था वहाँ का उपनिवेशीकरण भी हो रहा था। मतलब कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पे ये जो नए धर्म जा रहे थे, जैसे ईसाई धर्म, इस्लामी धर्म, वहाँ को, उस एरिया को कुछ लोगों ने कब्जाया भी और वहाँ पर अपना उपनिवेश भी बनाया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अंग्रेज़ों ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया और ईसाई धर्म का भी प्रचार किया, ठीक है। और पुर्तगाली जो थे वो गोवा में आकर बैठे थे भारत में, तो उन्होंने गोवा पर शासन भी किया और ईसाई धर्म का प्रचार भी किया। तो दोनों काम हो रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि उपनिवेशवाद क्या है, कि किसी प्रदेश पर, किसी एरिया पर जब अपना अधिकार कर लिया जाता है, वहाँ के संसाधनों का उपयोग किया जाता है, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तंत्र वहाँ पे आरोपित किए जाते हैं, तो ये उपनिवेशवाद है, ठीक है।
और एक कॉन्सेप्ट ये कि उपनिवेशवाद जो है वो अंग्रेजों से पहले भी था, ठीक है। लगभग हम 1000 BCE में बोल सकते हैं, सामान्य संवत पूर्व, या 1000 ईसा पूर्व के समय पर तब से ये उपनिवेशवाद का कॉन्सेप्ट प्रिवेल करता है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो औपनिवेशिक युग है, ठीक है, ये सामान्यतः 15वीं शताब्दी से आरंभ हुए यूरोपीय विस्तार को इंगित करता है, जो हम पढ़ेंगे कि जब भी हम बात करते हैं औपनिवेशिक युग की तो उसका मतलब यही है जो यूरोपियों ने अपना विस्तार किया था लगभग 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी का मतलब क्या है, 1400 से 1500 का टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसी टाइम पीरियड में जो है इन्होंने अलग अलग देशों की खोज करना भी शुरू की थी, और इसी टाइम पीरियड में 1498 में जो वास्को डी गामा है वो भारत आता है समुद्र के रास्ते से, ठीक है। तो यहीं से ही औपनिवेशिक युग शुरू हो जाता है, जिसने कुछ ही शताब्दियों में विश्व के विशाल भूभागों तक अपना प्रचार किया, ठीक है। जो अलग अलग भूभाग हैं, अलग अलग लैंड हैं, भूमि हैं, उन पर कुछ ही सालों में, कुछ ही शताब्दियों में इन्होंने बहुत बड़ा अपना साम्राज्य बना लिया। तो इसीलिए यहाँ पे हम औपनिवेशिक युग की जब बात करेंगे तो उसका मतलब है यूरोपीय विस्तार वाला समय, ठीक है। उच्च कक्षा में, हायर क्लासेस में आप ये जानोगे कि यूरोपीय शक्तियों ने विशेषकर स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, इन्होंने अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर के अनेक द्वीपों पर अधिकार करके वहाँ पे अपने उपनिवेश स्थापित किए थे। देखो एक एक करके मैं सबकी लोकेशन दिखा दूं, वैसे मैं यहाँ तक जो है वो आपको लोकेशन पहले ही दिखा चुकी हूँ, ठीक है। तो जब भी मैं इनका नाम लूँ तो आपके दिमाग में ये क्लिक होने चाहिए कि कहाँ पर लोकेटेड है ये, ताकि आपको लर्निंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं फिर भी एक बार इनको मैप में। तो यूरोप का मैप यहाँ पे आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। यूरोप में यहाँ पर पुर्तगाल है, ठीक है, पुर्तगाल से ही लगी हुई कंट्री ये स्पेन है, यहाँ पे ये फ्रांस है स्पेन के नॉर्थ में, और ये आपको यूनाइटेड किंगडम देखने को मिल जाएगा, ये डेनमार्क कंट्री है, इसके अलावा ये जो है वो नीदरलैंड्स है, ठीक है। और कौन कौन से एरियाज इसमें मेंशन किए गए हैं, तो ये हमने अलग अलग कंट्री तो देख ली। अब है अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर। तो देखो इसके लिए हमें आना होगा वर्ल्ड मैप में। वर्ल्ड मैप हमारा ये रहा। तो हमारे पूरे वर्ल्ड में टोटल 7 कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है। ये सब मैं पहले बता चुकी हूँ अलग अलग चैप्टर्स में। तो पहला जो कॉन्टिनेंट है उसका नाम है यहाँ पर ये एशिया, ठीक है। एक कॉन्टिनेंट ये हो गया, एशिया से ही लगा हुआ ये एक कॉन्टिनेंट है, इसका नाम है यूरोप, ठीक है। इनके साउथ में आपको देखने को मिलेगा ये अफ्रीका, ठीक है, और यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका, ये कॉन्टिनेंट्स हो गए। और एक ये देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया देश भी है और कॉन्टिनेंट भी है। और यहाँ पे सबसे साउथ में आपको यहाँ पे साउथ पोल पे अंटार्कटिका देखने को मिलेगा। तो ये टोटल 7 कॉन्टिनेंट हो गए। इसके अलावा जो ओशियंस हैं हमारे पास, जो महासागर हैं, वो 5 हैं। तो कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पर इंडिया के नाम पर तो यहाँ पे आपको इंडियन ओशियन देखने को मिल जाएगा, ये लगभग इतना बड़ा है, ठीक है। ये हो गया इंडियन ओशियन, तो एक ओशियन ये हो गया। अब एक है अटलांटिक ओशियन, ये इस तरीके से फैला हुआ है एस शेप में, अटलांटिक ओशियन, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये इतना बड़ा ओशियन है, ठीक है। और एक ओशियन आपको देखेगा पैसिफिक ओशियन, जिसको हम प्रशांत महासागर बोलते हैं हिंदी में। तो ये यहाँ से लेकर इस तरीके से पूरा फैला हुआ है, ठीक है। ये कटे हुए नहीं है। हम जानते हैं पृथ्वी गोल है, तो जब हम गोले में देखेंगे तो ये पूरा एक ही हिस्सा है। जैसे मैं आपको इसको रियल मैप में दिखाती हूँ, तो यहाँ पे आपको गोल अर्थ हमारी देखने को मिल रही है। सामने ये भारत है हमारा, ठीक है। भारत के यहाँ पे साउथ में ये आपको इंडियन ओशियन देखने को मिल जाएगा। और जो मैंने अटलांटिक ओशियन बताया वो इस तरीके से फैला हुआ है एस शेप में। यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, ये तो दिशाओं के नाम है, ठीक है। ये पूरा अटलांटिक ओशियन है। और कौन सा ओशियन है, ये हमारे पास है पैसिफिक ओशियन। ये दिख रहा है आपको, ये पूरे स्फेयर में ये पूरा फैला हुआ है, इतना बड़ा ओशियन है, ये बहुत बड़ा ओशियन, ठीक है। ये पूरा पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। यही उस 2D मैप में दिखाया गया था। और यहाँ पे आपको नॉर्थ में एक देखने को मिलेगा, यहाँ पे आर्कटिक ओशियन, ये नाम है इसका, ऊपर शायद आ नहीं रहा होगा वीडियो में, तो उसमें हम अभी देख लेंगे अपने 2D मैप में। और जो साउथ में यहाँ पे जो ओशियन है ये है सदर्न ओशियन, ठीक है। तो ये हो गए अलग अलग ओशियंस के नाम।
अब हमारे 2D मैप में आप देख पाओगे, यहाँ से लेकर ये वाला जो पूरा ओशियन है ये पैसिफिक ओशियन है, जो कि इधर आधा दिखाया गया है, ठीक है। और ऊपर जो है ये आर्कटिक ओशियन है, इस तरीके से फैला हुआ है, क्योंकि हमने गोले को खोल दिया है। ये जो स्फीयर है इसको हमने आधा काट के जो है वो इस तरीके से खोल दिया है, तो वो हमें इस तरीके की हमारी अर्थ देखने को मिल रही है, ठीक है। और साउथ में जो है ये सदर्न ओशियन है। ये सारे के सारे ओशियन आपको क्लियर हुए। तो ये पैसिफिक ओशियन कौन सा है? प्रशांत महासागर है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं। और इसी महासागर में कई सारे आइलैंड हैं, द्वीप हैं। आइलैंड क्या होता है? एक लैंड का पार्ट, ज़मीन का टुकड़ा जिसके चारों तरफ जो है वो समुद्र होता है, ठीक है। तो इस पैसिफिक ओशियन में कई सारे आइलैंड्स हैं, जैसे कि आपको ये छोटे छोटे देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये दिख रहे होंगे आपको, इनके चारों तरफ समुद्र है और कुछ नहीं है। तो ऐसे ही कई सारे आइलैंड्स हैं अलग अलग, और उनमें जाकर जो है, यहाँ पे एक आइलैंड है, यहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं, तो उन आइलैंड्स तक में जाकर इन लोगों ने क्या किया था? अपनी कॉलोनी बनाई थी, अपना जो उपनिवेश है वो बनाया था, ठीक है। तो आपने अफ्रीका देख लिया, एशिया देख लिया, अमेरिका देख लिया। अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों की बात हो रही है। ऑस्ट्रेलिया भी देख लिया, प्रशांत महासागर भी देख लिया, और वहाँ पे कई सारे जो द्वीप हैं उन पर अधिकार करके अपना उपनिवेश स्थापित किए। किसने? यूरोपियों ने, ठीक है। ये विजय अभियान प्राय सैन्य बल से संपन्न होते थे। अब ये जो इतने दूर दूर के एरियाज, इतने बड़े बड़े एरियाज को ये जो कब्जा रहे हैं, ये ऐसे ही थोड़ी ना कब्जा लेंगे, उसके लिए सेना चाहिए। तो सैन्य बल से ये काम हो पाता था, जिसमें मूल निवासियों का नरसंहार होता था। मतलब जहाँ के लोग रहने वाले हैं, जैसे भारत के लोग हैं, तो वो मूल निवासी होंगे जो पुराने समय से रहते चले आ रहे हैं। तो भारत के मूल निवासियों को इन्होंने क्या किया? नरसंहार किया, बहुत बड़ी संख्या में मारा। ये चीज़ है, उनका नरसंहार हुआ, यानी कि या फिर क्या हुआ? या तो उन्हें मारा गया या फिर दासत्व किया गया। दासत्व मतलब किसी व्यक्ति को दास बना देने की क्रिया, ठीक है। किसी इंसान को गुलाम बना देना, वो चीज़ है दासत्व। तो ये भी इन लोगों ने किया था। नेक्स्ट, ऐसे अभियानों के लिए उन राष्ट्रों को किसने प्रेरित किया कि ये जो छोटी छोटी कंट्री है, यूरोपियन कंट्री, ये किस तरीके से इतने बड़े बड़े एरियाज पर ये कब्जा कर ले रही हैं? क्या वजह रही, ठीक है, जो उन वजहों से ये प्रेरित हो रही हैं? तो वजहें आगे यहाँ पे मेंशन की गई हैं कि यूरोपीय शक्तियों के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चालू हो गई थी। मतलब जो अलग अलग कंट्रीज थी यूरोप में, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब क्या कर रहे थे? इनके बीच में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, मतलब पॉलिटिकल कंपटीशन चालू हो गया था। इसका क्या मतलब है? कि एक देश दूसरे देश से ज़्यादा शक्तिशाली बनना चाहता था। तो उसी कंपटीशन ने क्या किया? भौगोलिक विस्तार और वैश्विक प्रभाव के लिए एक कंपटीशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब हर देश एक दूसरे देश से शक्तिशाली बनना चाहता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भौगोलिक विस्तार करना पड़ेगा, अलग अलग जगहों को अपने कब्जे में लेना पड़ेगा, तब वहाँ के रिसोर्सेज हमारे हाथ में आएंगे, वहाँ का पैसा हमारे हाथ में आएगा, तभी तो हम पावरफुल बन सकते हैं। और वैश्विक प्रभाव हमारा जितना ज़्यादा रहेगा, उतनी ज़्यादा हम पावरफुल बनेंगे। तो इस चीज़ का यहाँ पे कंपटीशन लगने लगता है। इसी वजह से ये क्या कर रहे हैं? ये इन राष्ट्रों को प्रेरित कर रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर जाकर अपना उपनिवेश बनाया जाए। और भौगोलिक विस्तार के स्पष्ट आर्थिक लाभ भी हैं, ठीक है। लाभ क्या है? कि वहाँ के नए प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो इन लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। किसी देश में जो है वो सोना ज़्यादा मिलता है, किसी एरिया में कहीं पे चांदी, कहीं पे कोयला मिल रहा है, कहीं लोहा मिल रहा है, काफ़ी सारे संसाधन होते हैं, ठीक है। तो उन पर जो है वो इनका कब्जा हो जाएगा, तो उससे ये लोग पैसे वाले बनेंगे, ठीक है। नए बाज़ारों और नए व्यापारिक मार्गों तक इनको पहुंच मिल जाएगी। बाजार कैसे? कि जैसे इन्होंने भारत को अपनी कॉलोनी बनाया। कॉलोनी मतलब वही है उपनिवेश, ठीक है। तो बार बार अगर मैं इस वर्ड को यूज़ करूँ तो समझ जाना। तो भारत को जब ये अपना उपनिवेश बना रहे हैं, तो ये सामान जो बना रहे हैं, ये जो यूरोपीय शक्तियाँ अपने देश में जो भी सामान बनाएंगी, उनको कहीं तो बेचेंगी, है ना। तो उनको बेचने के लिए बाजार चाहिए, और जिन एरिया को ये कब्जा रही हैं, जैसे कि इन्होंने भारत को कब्जाया, तो उसको एक बाजार के रूप में इन्होंने डेवलप कर लिया। मतलब अपना सामान ले जाकर ये यहाँ पर बेचेंगी, ठीक है। और नए नए व्यापारिक मार्गों तक भी इनकी पहुंच हो गई। हमने देखा था कि भारत की जियोपॉलिटिकल लोकेशन, मतलब भू राजनीतिक स्थिति कितनी अच्छी है, जो व्यापारिक मार्ग है उस पर नियंत्रण रहता है, ठीक है। तो उन तक भी इनकी पहुंच हो जाएगी। इसी वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं? भौगोलिक विस्तार कर रहे हैं, और लूट भी ये कर सकते हैं, जैसा कि हम आगे देखेंगे। चैप्टर में हम देखेंगे इस चीज़ को आगे, लूट वगैरह, बाजार वगैरह, ठीक है।
स्थानीय जनसंख्या का ईसाई धर्म में परिवर्तन एक अन्य प्रबल प्रेरणा थी। मतलब ये लोग फायदे के लिए तो कर ही रहे थे ये सब, अलग अलग जगहों को अपनी कॉलोनी बनाना, लेकिन उसके साथ में ये ईसाई धर्म का प्रचार भी करना चाहते थे, या हम बोल सकते हैं कि ज़बरदस्ती मनवाना चाहते थे, है ना। स्थानीय जनसंख्या जो है, स्थानीय मतलब जहाँ जिस जगह के उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाया है, तो वहाँ की जनसंख्या का ईसाई धर्म में वो परिवर्तन करवाना चाहते थे। ये भी एक मेन कारण है जिसकी वजह से इन लोगों ने अपना भौगोलिक विस्तार किया, अलग अलग जो है वो अभियान चलाए, अलग अलग राष्ट्रों को या अलग अलग जगहों को अपनी कॉलोनी बनाया, ठीक है। उसके बाद में एक अपेक्षाकृत कंपैरेटिवली, मतलब ये जो सारे अभी हमने देखे थे रीजंस, उनके साथ में अगर हम कंपैरिजन करें तो एक गॉड, मतलब एक हम बोल सकते हैं थोड़ा सा छोटा कारण है, ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, वो थी वैज्ञानिक जिज्ञासा। इनकी जिज्ञासा मतलब नई नई चीज़ों को जानने की इच्छा होना, ठीक है। तो पृथ्वी के भौगोलिक स्वरूप के बारे में इनको जिज्ञासा हुई कि पृथ्वी जो है वो जोग्राफिकली कैसी है, कहाँ पे पहाड़ हैं, कहाँ पे जो है वो नदियाँ हैं, कहाँ पठार हैं, इस तरीके से। और प्राकृतिक इतिहास का ज्ञान संचित करने के लिए अज्ञात भूभागों का ये अन्वेषण करने लगे। अन्वेषण मतलब खोज करने लगे, और अभिलाषा मतलब इच्छा हो गई, ठीक है। तो पृथ्वी का प्राकृतिक इतिहास कैसे रहा, वो चीज़ इनको जानने के लिए क्यूरियोसिटी होने लगी कि हम जो इंसान आज बन के खड़े हुए हैं ये कहीं ना कहीं से तो आए होंगे, तो इंसानों का डेवलपमेंट कैसे हुआ वगैरह वगैरह, इन लोगों को ये जानने की जिज्ञासा होने लगी, ठीक है। तो उसके लिए भी ये अलग अलग जगहों पर निकल पड़े। अब यद्यपि उपनिवेशक प्राय यह दावा करते थे कि उनका सभ्यकारी अभियान उपनिवेशित जन समुदायों के लिए उन्नति कारक है, सबसे बकवास बात है जो ये लोग अपने लिए बोलते हैं। ये लोग क्या बोलते थे कि हम लोग ना तुम लोगों को सभ्य बनाने के लिए आए हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि तुम लोग बहुत ज़्यादा असभ्य हो। सभ्य क्या होता है, सभ्य मतलब कि कोई इंसान जो है वो शिक्षित हो, एजुकेटेड हो, अच्छी तरीके से उसका व्यवहार अच्छा रहे, वो कानून और कुछ सामाजिक नियमों का पालन करे, उसके हिसाब से चले, कोई भी ऐसे ही मुंह उठा के अपने जीवन को ना जिए, ठीक है, वो सभ्य होता है। तो ये लोग ये बोल रहे हैं कि हमारा ये सभ्यकारी अभियान है जो हम भारत पे कब्जा कर रहे हैं, अफ्रीका के देशों पे कब्जा कर रहे हैं, अमेरिका पे कब्जा कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया पे कब्जा कर रहे हैं, ये सब हम उन लोगों को सभ्य बनाने के लिए कर रहे हैं, और हम कुछ नहीं चाहते, हम सिर्फ उन लोगों का फ़ायदा ही चाहते हैं। और उपनिवेशित जो जन समुदाय हैं, मतलब जिनको उपनिवेश जिन पर अपना उपनिवेश बनाया गया है, ऐसे जन समुदाय, ठीक है। उपनिवेशक क्या है, जिसने उपनिवेश बनाया है, तो ये हो गया कॉलोनाइजर, ठीक है। और उपनिवेशित क्या है, जिसको उपनिवेश बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आ गया तुम्हारा ब्रिटिशर्स, ठीक है, अंग्रेज, और यहाँ पे भारत आ सकता है। क्लियर हुई ये बात आपको। तो ये लोग इन्हें असभ्य बोलते थे कि तुम लोग जो है वो बिल्कुल बेकार हो, सभ्य नहीं हो, जंगली टाइप से हो, ठीक है, आदिम हो, मतलब पुराने ज़माने की तरह जीते हो, या बर्बर, बर्बर मतलब जंगली, वही चीज़, ठीक है। तो ये सब कहकर ये उनका असुरीकरण करते थे। असुरीकरण मतलब कि डेमोनाइज करते थे, ठीक है। इसकी स्पेलिंग अगर मैं लिखूं तो इस तरीके से डेमोनाइज होगी। असुरीकरण मतलब किसी व्यक्ति या किसी समूह को अत्यंत नकारात्मक रूप में चित्रित करना, बहुत नेगेटिवली उसको दिखाना कि ये लोग जो हैं वो बिल्कुल बेकार हैं। तो ये सब ये कहते रहते थे इन लोगों को, चाहे वो अफ्रीका के हों, चाहे वो भारत के हों, चाहे कहीं के भी हों, उन लोगों को ये असभ्य, आदिम, बर्बर, जंगली, ये सब कहते रहते थे। और ये बोलते थे कि हम तुम्हें सभ्य बनाने के लिए आए हैं, ठीक है। इनका एक कॉन्सेप्ट था वाइट मैंस बर्डन, मतलब कि ये जो गोरे लोग हैं, इन लोगों का ये बोझ है कि ये पूरी दुनिया को सभ्य बनाने का काम करेंगे, है कि नहीं, पूरी बकवास बात। लेकिन वास्तविकता क्या है कि इससे सर्वथा भिन्न थी। ये जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, वो बिल्कुल अलग थी। इसमें क्या था, स्वतंत्रता का ह्रास होता था, मतलब आज़ादी छिन जाना। तो उपनिवेश बनने के बाद लोगों की आज़ादी खत्म हो जाएगी, उन्हें अपने देश के फैसले खुद लेने का अधिकार तो रहेगा नहीं, है ना, तो वो चीज़ होगी। फिर उपनिवेशकों द्वारा संसाधनों का दोहन किया जाएगा, जो संसाधन उस देश के, जैसे कि भारत देश के लोगों के लिए हैं, वो संसाधन उनका इस्तेमाल ये यूरोप वाले आकर कर रहे हैं, तो उनका दोहन कर रहे हैं, ये रियलिटी होती है, ठीक है। पारंपरिक जो जीवन पद्धतियां हैं उनका विनाश कर दिया इन लोगों ने, मतलब जो पुराने समय से पारंपरिक परंपरा में जो थी, काफ़ी समय से जो चली आ रही लाइफ स्टाइल थी इन लोगों की, उसका विनाश इन्होंने किया। जैसा कि मैंने बताया भी था आपको, ये समझाया था कि भारत में हर घर में उद्योग था, ठीक है।
तो कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई बर्तन बना रहा है, कोई डिज़ाइनदार जो है वो काम कर रहा है, कोई आर्किटेक्ट जो है वो बहुत बढ़िया है। आर्किटेक्ट मतलब जो बिल्डिंग बनाएगा कि किस स्टाइल से बिल्डिंग बनाई जाएगी, क्या उसमें डिज़ाइन करवाई जाएगी, वो हो गया वास्तुकार जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी ये जो लाइफ स्टाइल थी उन सभी का इन लोगों ने विनाश किया। क्यों? क्योंकि उनको तो अपने मशीन से बने हुए प्रोडक्ट बेचने थे ना, और ये लोग अगर खुद अपने हाथों से अपने लिए बना लेंगे और उनको बेचेंगे तो इन लोगों के लिए मार्केट का काम कैसे होगा? फिर ये अपना सामान कहाँ बेचेंगे फिर? इसीलिए इन्होंने इस चीज़ पर फोकस किया कि भारत का और जो अलग अलग जगहों पर इन्होंने कब्जा किया है वहाँ का जो भी हाथों से जो भी उद्योग होते हैं उनको ख़त्म किया जाए। ठीक है, और विदेशी सांस्कृतिक मूल्यों का आरोपण इन्होंने किया। मतलब ये जो अपने साथ में अपने सांस्कृतिक मूल्य लेकर आए हैं, अपनी भाषा, इनका खुद का पहनावा, इनका खान पान, इनकी लाइफ स्टाइल, ये सब इन्होंने थोपने का काम किया। ठीक है, कि हमारी भाषा, हमारा सब कुछ जो है वो सुपीरियर है, वो हायर है और तुम लोग असभ्य हो, ये बोला इन लोगों ने हमें आकर। और जो आज हम अंग्रेज़ी के पीछे पड़े रहते हैं कि इंग्लिश सीखो तो पढ़े लिखे दिखोगे, इंग्लिश नहीं आती, हिंदी में अगर पढ़ते हो तो बेकार हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, इस तरीके की मानसिकता आजकल बनी हुई है ना। लेकिन आप रियलिटी देख पा रहे हो कि इन लोगों ने ये चीज़ थोपी है हम पर, और नाम क्या दिया इसको कि हमारा सभ्यकारी अभियान है, हम तुम लोगों को सभ्य बनाने आए हैं। वाह, बेचारे कितने सभ्य बनाकर गए, हमें सारा लूट कर तो चले गए। ठीक है, इसके बाद में एक आपको यहाँ पे कार्टून देखने को मिलेगा, व्यंग्य चित्र मतलब कार्टून। इसमें एक ब्रिटिश उद्योगपति है, ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे छोटा कर दूँ मैं इसको। ये ब्रिटिश उद्योगपति खड़ा हुआ है, इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब जिसका उद्योग है, उद्योग चलाने वाला व्यक्ति। अफ्रीका के मानचित्र पर हाथ में टेलीग्राफ तार लिए पैर फैलाकर खड़ा है। ठीक है, नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये अफ्रीका का मैप है, इस तरीके से जो है पूरा अफ्रीका है। ठीक है, ये भी अफ्रीका का पार्ट है। तो ये एक कोने से यहाँ पे दूसरे कोने तक उस पर पैर फैला के खड़ा हुआ है, और इसके हाथ में आपको कुछ तार दिखेंगे, और ये जो तार हैं ये टेलीग्राफ के तार हैं। ठीक है, टेलीग्राफ क्या है? टेलीग्राफ जो है वो एक कम्युनिकेशन सिस्टम था, मतलब संचार प्रणाली जो होती है, जिसमें क्या होता है, जैसे आज हम अपना फ़ोन उठाते हैं, कॉल लगाते हैं एक इंसान को, वो कॉल उठाता है, बात हो जाती है तुरंत के तुरंत, तो वो चीज़ होती है कम्युनिकेशन, एक जगह से दूसरी जगह पर जो संपर्क होता है। ठीक है, उसी तरीके से टेलीग्राफ था। इसमें क्या होता था, बिजली के तार बिछाए जाते थे, और उन तारों की मदद से ही जो दूर बैठे लोग हैं उन तक कुछ मिनटों में जो है वो मैसेज भेजा जाता था। जैसे आज हम व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप, ईमेल वगैरह, उसी तरीके से उस समय पर था टेलीग्राफ। तो ये टेलीग्राफ की जो है वो लाइनें वगैरह बिछाई जाती थी, एक जगह को दूसरी जगह से कनेक्ट किया जाता था, और आसानी से जो है वो मैसेज भेज दिए जा सकते थे। और ये ब्रिटिश सरकार ने क्यों किया, भारत में, अफ्रीका में टेलीग्राफ की लाइनें क्यों बिछाई? क्योंकि ये अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वहाँ के लोग अगर विद्रोह करते हैं, लड़ाई करते हैं इनके खिलाफ, तो ये तुरंत के तुरंत मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, जल्दी खबर मिलेगी इन लोगों को, है ना, और पूरे के पूरे अपने उपनिवेश पर ये आसानी से कंट्रोल रख पाएंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने क्यों किया? ये इन्होंने हमें कोई सभ्य बनाने के लिए, हमें कोई टेक्नोलॉजी देने के लिए नहीं किया, ये अपने फ़ायदे के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को। ये जो टेलीग्राफ के तार बिछाए गए हैं ये अपने लिए इन्होंने बिछाए हैं। ठीक है, तो ये जो कार्टून है ये एडवर्ड लिनली साम्बोर्न द्वारा चित्रित है। पंच नामक पत्रिका जो थी, पत्रिका मतलब मैगजीन, जिसका नाम था पंच, और लंदन में ये प्रकाशित हुई थी 1892 में, मतलब लंदन में छपी थी। ठीक है, तो उसमें ये कार्टून बनाया गया है। अब ये इमेज हमें दिखा क्या रही है ना, कि एक ब्रिटिश व्यक्ति है और अफ्रीका के नक्शे पर खड़ा है, और इसके हाथ में तो टेलीग्राफ की तार हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ब्रिटेन पूरे अफ्रीका को अपने नियंत्रण में दिखा रहा है कि ये पूरा अफ्रीका मेरे कंट्रोल में है। और टेलीग्राफ के तार जो दिखाए गए हैं उसका मतलब है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पे दिखाई जा रही है, और संदेश ये है कि यूरोपीय शक्तियाँ टेक्नोलॉजी और शक्ति के सहारे, अपनी ताकत के सहारे दूर दूर के उपनिवेशों पर नियंत्रण रख रही हैं। ये पॉइंट यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि पूरे अफ्रीका पर जो है हम राज कर रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई। अब आगे कि यह सत्य है कि औपनिवेशिक युग ने विश्व को परस्पर जोड़ा। जो विश्व के अलग अलग जगहें थी, अमेरिका वगैरह,
और अफ्रीका को जोड़ा और भारत के इधर ईस्ट वाला एरिया को जोड़ा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं मैप से आपको समझाने की कोशिश करूँ तो इस वाले एरिया को, यहाँ को, इधर वाले एरिया को, इन सभी को इन्होंने क्या करने का काम किया, जोड़ने का काम किया। ठीक है, अब ये कोई फ़ायदे वाली चीज़ तो है नहीं, क्योंकि फ़ायदा सिर्फ इन्हीं लोगों को हुआ और किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। अर्थव्यवस्थाओं और प्रौद्योगिकियों यानी कि टेक्नोलॉजी की तीव्र वृद्धि होती है, यहाँ पे अर्थव्यवस्था जो है उसका विकास होता है। ठीक है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन या उत्पादन वगैरह होने लगता है चीज़ों का, तो पैसे की जो इनकम है वो बढ़ने लगती है। लेकिन इसका लाभ प्राय उपनिवेशकों को ही मिला, जो उपनिवेश बना रहे हैं, जो कब्जा कर रहे हैं, उन्हीं को ही लाभ मिल रहा है इन सब चीज़ों का। अनेक ऐतिहासिक अध्ययनों ने यह प्रमाणित किया है कि उपनिवेशित समुदाय जो हैं उनको बहुत ज़्यादा कष्ट भोगने पड़े और विपन्नता सहनी पड़ी, उन्हें गरीबी सहनी पड़ी, क्योंकि इनका सारा पैसा निचोड़कर वो लोग अपने पास, अपने देश में ले जाते थे। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे आपके विचार में वो जो अभी हमने कार्टून देखा था वो क्या अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रहा है, तो मैंने अभी आपको बताया ही कि जो ब्रिटिश हैं या यूरोपीय शक्तियाँ जो हैं वो ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि वो अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी पावर के दम पे, अपनी बुद्धिमत्ता के दम पे पूरे के पूरे अफ्रीका पर कंट्रोल कर रही हैं। ठीक है, और टेलीग्राफ जिसने त्वरित संचार, मतलब तुरंत जो है वो मैसेज भेजने वाली प्रणाली, त्वरित मतलब होता है तुरंत के तुरंत, है ना, और संचार का मतलब तो होता ही है कि एक जगह से दूसरी जगह अपनी बात पहुंचाना। तो इसको पहली बार संभव बनाया, कौन सी टेक्नोलॉजी है ये, टेलीग्राफ है। ये उस समय पर हाल ही में आविष्कृत हुआ था, टेलीग्राफ जो था। ठीक है, और उसी टाइम पर इसका इन्वेंशन किया गया था। चित्र के विभिन्न तत्वों का विश्लेषण करो, तो ये और हम देख ले रहे हैं, वैसे हमने देख लिया है जो अलग अलग तत्व हैं। तो यहाँ पे आपको अफ्रीका का मैप देखने को मिलेगा, उस पर ये जो खड़ा हुआ है आदमी एक जगह से दूसरे जगह पैर फैलाए हुए, तो वो यही चीज़ दिखा रहा है कि ब्रिटेन अफ्रीका पर अपना पूरा कंट्रोल स्थापित करना चाहता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। और यहाँ पे जो तत्व जो बताए गए हैं वो है अफ्रीका का नक्शा है एक तो। ठीक है, ब्रिटिश व्यक्ति यहाँ पे दिखाया गया है आपको, ये मोटा सा। ठीक है, और टेलीग्राफ की तार यहाँ पे दिखाई गई है और उसका बड़ा आकार दिखाया गया है, मतलब ये एक इंसान जो है वो पूरे के पूरे मैप पर खड़ा हुआ है। मतलब इसका ये जो बड़ा आकार है इस आदमी का, ये चीज़ दिखा रहा है कि ब्रिटेन खुद को अफ्रीका से कहीं ज़्यादा पावरफुल मान रहा है। ठीक है, और ये जो फैले हुए हाथ हैं इसके, ये दिखा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक क्षेत्रों पर ये कब्जा करना चाहता है। ठीक है, और सैनिक जैसी वर्दी इसने पहनी हुई है, इसके पास में ये बंदूक वगैरह भी है, तो सैनिक पावर को भी यहाँ पे दिखा रहा है ये। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई और ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं कि अनेक उपनिवेशित क्षेत्रों में उपनिवेशकों के विरुद्ध प्रतिरोध की भावना फिर प्रबल होने लगी धीरे धीरे। ठीक है, और 20वीं शताब्दी के मध्य में, इसका क्या मतलब है, 1900 से लेकर 2000 का जो टाइम है ये पूरी है 20वीं शताब्दी, और इसके मध्य की बात हो रही है, मतलब लगभग 1950 के आसपास, इससे 4-5 साल आगे पीछे हम बोल सकते हैं। ठीक है, विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, ये जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, ये 1939 से 1945 में हुआ था। ठीक है, इन पूरे 6 सालों में चला था। तो इसके बाद जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो उपनिवेशवाद का अंत होने लगा धीरे धीरे, लोगों में जो है वो अपने राष्ट्र के प्रति भावनाएं जगने लगी। ठीक है, और वो लोग इनके खिलाफ लड़ाई करने लगे, आंदोलन छेड़ने लगे, जिसकी वजह से कई सारे उपनिवेशों को स्वतंत्रता मिलने लगी। अनेक कारकों ने विश्वव्यापी उपनिवेशवाद को तीव्रता से समाप्त करने में योगदान दिया। ठीक है, पूरे विश्व में ये उपनिवेशवाद का कॉन्सेप्ट चल रहा था, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे रीजंस रहे जिनकी वजह से ये ख़त्म होने लगा जल्दी जल्दी, और अधिकांश उपनिवेशित राष्ट्र जो थे वो स्वतंत्र हुए। ठीक है, यहाँ हम भारत के विशेष प्रसंग पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो हम चैप्टर में देखेंगे वो अपने प्यारे भारत से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक यही रहेगा, भारत में यूरोपीय। तो ये यूरोपीय किस तरीके से आए, क्या क्या कहानी चलती है, एक एक को हम समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट्स में मेंशन कर देना, एंड चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर से करके रख लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।